नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से जन्म ले रही ट्रेड वॉर और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। मैक्सिको का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 महीने के लिए टाला टैरिफ। मंगलवार से लागू होना था मैक्सिको से अमेरिका आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ। ट्रंप ने भी की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका का ताइवान को राजधानी प्रिटोरिया से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश। मार्च अंत तय की समय सीमा। ताइवान ने कहा चीन के दबाव में लिया फैसला। तो हमने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका ने ताइवान का जो दूतावास है प्रिटोरिया में, उसको प्रिटोरिया से बाहर ले जाने के लिए कहा ताइवान को, और ताइवान ने आरोप लगाया कि यह फैसला चीन के दबाव में लिया गया है। जॉर्जिया में फिर सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने पकड़ा जोर। 2 बड़े विपक्षी नेताओं सहित कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। सरकार पर लगाया चुनाव में धोखाधड़ी से सत्ता में आने और रूस समर्थक होने का आरोप। और हम पहली खबर की ओर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि जब हम हेडलाइन दिखा रहे थे उस वक्त पे एक हेडलाइन को तकनीकी रूप से हम सही से आपको नहीं दिखा पाए। दरअसल हेडलाइन ये थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और उसको लेकर के काफ़ी खलबली मची हुई है। ईरान ने भी इस मामले को लेकर के एक चेतावनी जारी की है। क्या कुछ वो चेतावनी है, इस कार्यक्रम के अंत में जब हम आपको मुख्य खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिखाएंगे, वहाँ पर वो खबर हम आपको दिखाएंगे। और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के साथ दुनिया के कई हिस्सों का ट्रेड वॉर बढ़ जाएगा, और जिस तरह के कदम ट्रंप उठा रहे हैं उससे ये कयास सच में तब्दील हो रहे हैं। चाहे हम चीन की बात करें, कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, यूरोप की बात करें, सबके साथ टैरिफ को लेकर के तनातनी बनी हुई है, बातचीत चल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप जनता से बार बार कहते रहे कि टैक्स की कीमत आपको नहीं बल्कि दूसरे देशों को चुकानी होगी। अपने आर्थिक विजन के इसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने पहले कनाडा, मैक्सिको को 25% जबकि चीन पर 10% टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय यूनियन को भी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा निश्चित रूप से यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस कदम से व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ट्रंप इसे लेकर अपने इरादों में कितने पक्के हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेरिका की जनता से कहा है कि उन्हें इसका कुछ दर्द उठाना पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय के लिए यह फायदेमंद होगा। ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया तो उसने भी जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका पर $106 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पादों पर बराबर का टैरिफ थोप दिया। ट्रंप ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दी है। उधर चीन ने विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। वहीं यूरोपीय संघ पर लटकी ट्रंप की टैरिफ तलवार से शेयर बाजार सहम गए हैं। ईयू ने 3 देशों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो जवाब दिया जाएगा। ब्रसल्स में हो रही ईयू नेताओं की बैठक में अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। यूरोपीय देश कुछ भी कहें, लेकिन फिलहाल बाजार की हालत खराब दिखाई दे रही है। यूरोपीय बाजार में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन को अपनी इस धमकी से बाहर रखा है, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।
दरअसल टैरिफ एक घरेलू कर है जो विदेशों से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह आयात की कीमत के अनुपात में लागू होता है। यानी अगर एक गाड़ी की कीमत $50,000 है तो 25% टैरिफ के साथ इस पर $12,500 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस रकम को अमेरिका की वही कंपनी अदा करेगी जिसने इसे खरीदा है। एक तरह से यह घरेलू अमेरिकी कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। अगर ये कंपनियां उपभोक्ताओं पर कर के रूप में नई कीमत लागू करती हैं तो जाहिर है इसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। अगर ये खर्च खुद बर्दाश्त करती हैं तो कंपनियों का मुनाफा कम हो जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश मोहन जोशी, IITF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी का जो डेवलपमेंट है, अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने की बात थी अमेरिका की ओर से, उसको 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कुछ बातचीत हुई है, कुछ आपस में एडजस्टमेंट उन्होंने किया है, तो 1 महीने का जो समय है उसमें वो बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये जिस तरह का माहौल टैरिफ को लेकर के, और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, क्या कुछ परिदृश्य बन रहा है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? धन्यवाद। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप में सत्ता में आने से पहले ही अपने चुनाव प्रचार के अंदर ये साफ कर दिया था कि अमेरिका की पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को वो निश्चित रूप से पटरी पे लाएंगे। और उसके लिए उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया था कि टैरिफ उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल होगा अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि टैरिफ के कारण जो है विदेशी सामान आयात होकर अमेरिका में आता है, उससे अमेरिका में जॉब का लॉस होता है, अमेरिका में रेवेन्यू का लॉस होता है। और अभी तक आप देख रहे हो दुनिया का जो परिदृश्य रहा है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब गेट आया तो उसके अंदर एक ये कहा गया था कि टैरिफ का रिडक्शन हुआ, और टैरिफ का बहुत हद तक रिडक्शन हुआ। 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन आया तो उसका भी एक उद्देश्य था कि टैरिफ में रिडक्शन करना। टैरिफ का रिडक्शन हुआ, और जब टैरिफ कम होता गया तो विश्व में ये कहा गया कि टैरिफ की जगह इट इज द नॉन टैरिफ बैरियर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद और उसके पहले ये पूरा एक ढांचा लगभग बदल सा गया है। और इसके अंदर ये ट्रेड थ्योरीज जो थी वो ये कहती थी कि से थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, वो कहती थी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अगर फ्री ट्रेड होगा तो कस्टमर को फायदा होगा। अगर टैरिफ, सो यू नो ए प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड जहां पे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस है वहां पे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो उससे एक तो रेवेन्यू होगा देश को। वो भी एक बड़ी अजीब सी सोच है जिसको इकोनॉमिस्ट अभी तक नहीं मानते आए कि टैरिफ को रेवेन्यू के लिए लगाया जाए बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड। दूसरा उनका ये मानना है कि टैरिफ को रोकने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। अब टैरिफ को आप बढ़ाने, अच्छा फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए। नाफ्टा जो एक पुराना एग्रीमेंट था जिसके अंदर 67-70% ट्रेड अमेरिका और उनके दो देश कनाडा और मेक्सिको में था, उसकी बहुत थी। कनाडा और मेक्सिको का तो ट्रेड जो है 70-80% तक डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर था, दूसरा उनका ट्रेड पार्टनर नहीं। तो ये उनके द्वारा कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगाए जाना एक बहुत ही मतलब उन देशों के लिए एक बहुत ही सदमे जैसी बात है। और अगर आप देखते हैं कि उन्होंने कनाडा पे 25% टैरिफ लगाया, आज आपने देखा कि पूरे कनाडा में प्रदर्शन हुए, कनाडा में भी स्वदेशी की मुहिम छा गई है, जिस तरह से गांधी जी ने भारत में मुहिम लगाई थी, और कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए हैं। अब उन्होंने अमेरिका का व्यापार घाटा अभी 2024 के अंदर लगभग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था, जबकि चाइना का व्यापार सरप्लस, ट्रेड सरप्लस जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा था। तो एक ट्रेड व्यापार घाटे के कारण भी ये अमेरिका काफी चिंतित था। अभी इसके अंदर आप देखना ये है कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट। यही सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूरोप पर भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने घोषणा तो नहीं की है, लेकिन इसका सीधा सा असर कहीं ना कहीं यूरोप के बाजारों में देखा गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी है और इसमें अमेरिका में क्या कुछ होता है उसका असर लगभग हर देश में पड़ता है, तो ऐसे में इसका फर्क क्या पड़ेगा शेयर बाजारों पर, आम लोगों पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं, ये बहुत अच्छा है। देखिए, अब अमेरिका जो कहता है कि ये एक कार है, मान लो कि ये मेड इन अमेरिका है, तो मेड इन अमेरिका कार का के पार्ट जो है वो पूरी दुनिया से सोर्स होते हैं। अभी मेक्सिको कनाडा की बात की जाए तो उसका इंजन जो है वो 5 से 10 बार कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर में इर्द गिर्द वो आता जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने 25% उसमें टैरिफ लगाया कनाडा में जाने के लिए, 25% लगाया आने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर ज्यादा हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होने से अमेरिका बाजार के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे जो है ये शेयर मार्केट में जो गिरावट आपको नजर आ रही है वो होगा। दूसरा एक है कि अभी टैरिफ जो लगाया अमेरिका ने वो कनाडा पे लगाया, चलो मेक्सिको पे इन्होंने 1 महीने के लिए थोड़ा सा टाल सा दिया है, चाइना पे लगाया। अभी होता क्या है कि एक टैरिफ वॉर है, लाइक न्यूक्लियर वॉर, तो आपने एक पे लगाया तो ही विल ऑल्सो रिटेलिएट। अच्छा, अब ये कब तक चलेगा कोई नहीं कह सकता। दूसरे कार के जो बाजार है, जैसे जर्मन कार है, कोरियन कार है या जापानीज कार है, उन पे अभी 25% टैरिफ नहीं है, और जब तक नहीं है तो उनकी कार अमेरिका के बाजार में सस्ती हो गई, तो वो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा तो वहां से कार आने लगेगी। लेकिन उससे अगर अमेरिका को फिर नुकसान होगा तो उन पे भी ये टैरिफ लगेगा। सो यू नो इट्स ए नेवर एंडिंग। लेकिन सर, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनका कहना है कि कुछ समय के लिए अमेरिका वालों को इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में इसका फायदा होगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? नहीं, हाँ, वो उसमें थ्योरी ये कहती है कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो देश के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा, ये उनका मानना है। लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने के लिए आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस के इट इज नॉट ओनली द फिनिश प्रोडक्ट बट उसका रॉ मटेरियल भी आ रहा है, बाहर से आ रहा है, चाइना से बहुत सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं, मशीनरी आ रही है, इनपुट आ रहा है विच गोज इनटू द प्रोडक्शन फॉर फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट। तो उससे क्या है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से अमेरिका के प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे। अभी डॉलर के अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई है, तो थ्योरी तो ये कहती है कि करेंसी अगर रिड्यूस होती है तो वो प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसका भी एक इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे, अगर हम भारत की बात करें और भारत पर क्या कुछ इसका असर होगा? देखिए, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अभी इससे अलग रखा है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि वो यूरोप के ऊपर भी लगाएंगे, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो सारे कंट्रीज के ऊपर 10% या ऐसा टैरिफ लगाएं। भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से ही कहते आए हैं, पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ टैरिफ किंग, एंड अभी इस बार उन्होंने कहा है कि ही लव्स द टैरिफ। यू नो, द ओनली वर्ड ही लव्स इन द डिक्शनरी इज टैरिफ। तो नॉन टैरिफ से टैरिफ के अंदर जो है ये पूरी लड़ाई पहुंच गई है। भारत का जहां तक सवाल है, इट गोज इनटू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया, एंड इंडिया और भारत इसकी तरह से ब्रेसअप है, हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी आपने देखा, क्योंकि ये टैरिफ के बहाने से अमेरिका दूसरे देशों के अंदर इट विल यूज इट इन आर्म ट्विस्टिंग एंड नेगोशिएटिंग। तो भारत के अंदर नेगोशिएशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, और अभी आपने बजट में भी देखा कि भारत ने एक होलिस्टिक अप्रोच ली है जिससे भारत के प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो सके। हमने टैरिफ कम किया है, हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था भारत के अंदर उसको भी कम किया है, जिससे भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो सके। और उसके अलावा हमने ट्रेड फैसिलिटेशन पे बहुत ध्यान दिया है, उसके अलावा एमएसएमई के ऊपर एक भारत ने ध्यान दिया है। तो मुझे लगता है कि होलिस्टिकली भारत जो है किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए सक्षम है, और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और इस पूरे मामले का विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में लगातार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कभी छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो कभी कर्मचारी और राजनीतिक दल। ताज़ा मामले में छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं देश में जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर भी राजनीति काफ़ी गर्म है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर हुड़दंग और अव्यवस्था अब जैसे ढाका की तकदीर बन चुकी है। ढाका की सुबह नई उम्मीदों के साथ नहीं, बल्कि अतीत में जकड़ी गलतियों और सत्ता के लालच में लिपटी महत्वाकांक्षाओं की जंजीर को तोड़ने की जद्दोजहद से शुरू होती है। अनिश्चितता और अराजकता के माहौल में जी रहे छात्रों की निराशा इस कदर बढ़ चुकी है कि 6 महीने पहले बड़े मान से जिस अर्थशास्त्री को देश की बिगड़ती हालत को सुधारने का जिम्मा सौंपा, अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए छात्र रविवार देर रात जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारियों से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर यूनुस के घर के बाहर पहुंच गए। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक ये प्रदर्शनकारी पिछले साल के छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों का सही इलाज, पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड तोड़ यूनुस के घर पर पहुंच गए। एक छात्र का कहना था कि वर्तमान सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों के खून से बनी है, लेकिन अब हम सरकारी आश्वासनों पर निर्भर हैं। लिहाजा सरकार से मिले भरोसे के बाद छात्रों ने सोमवार तड़के अपना प्रदर्शन जरूर वापस ले लिया, लेकिन लिखित आश्वासन के बाद ही अपनी मांगों से हटने की बात कह रहे हैं। उधर टीटू मीर कॉलेज के छात्र अपनी मांगों के साथ पिछले कई दिनों से ढाका की सड़कों पर अब भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने टीटू मीर कॉलेज का दर्जा बदलकर विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर सड़कों और रेल लाइन को जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें बाधित हुईं। छात्रों का कहना है कि सरकार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। उधर यूनुस अपने लचर रवैये को लेकर राजनीतिक दलों समेत दूसरे संगठनों के निशाने पर हैं। विपक्षी दल बीएनपी का कहना है कि अगर सुधारों की बातचीत रुकी रहती है तो तानाशाह को मौका मिल जाएगा। बीएनपी का यूनुस का नाम लिए बिना कहना है कि जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। बीएनपी सुधारों से पहले चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन यूनुस इन सुधारों पर आम सहमति बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही वो छात्रों द्वारा एक राजनीतिक संगठन के गठन का भी संकेत दे चुके हैं। ऐसे में वो जब इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में चुनाव कराने की बात करते हैं तो राजनीतिक दल उनकी मंशा पर सवाल उठाते हैं। इस बीच अब तक हिंदुओं को सुरक्षा देने में विफल रहने वाले यूनुस ने सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देते हुए बांग्लादेश को हर धर्म एवं जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बताया है। और इस खबर पर बात करने के लिए वीना सीकरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही हुई हैं बांग्लादेश में। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि छात्रों के आंदोलन पर चढ़कर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और आज बांग्लादेश में वही छात्र सड़कों पर हैं, और न सिर्फ छात्र, कभी वहाँ कर्मचारियों की हड़ताल होती है, राजनीतिक पार्टियों की हड़ताल वहाँ पर देखी जा रही है, और बीएनपी भी कई बार सड़कों पे उतर आती है। आवामी लीग को तो इस लायक रखा ही नहीं है कि वो सड़कों पे आए। वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? ये बहुत ही फिक्रदायक सिचुएशन है वहाँ पे आजकल। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया को तो ये बताया गया था कि जब मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बन के आए थे कि ये छात्रों के बलबूते पे आए थे और छात्रों ने उन्हें कहा था बनने के लिए। लेकिन अब पता चल रहा है और मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है न्यूयॉर्क में कि ये कोई स्पॉन्टेनियस या स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में साफ जाहिर कर दिया है कि ये एक मेटिक्युलसली प्लान्ड सिचुएशन थी और
उन्होंने अपने खुद के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो अब सरकार में एडवाइजर हैं, महफूज आलम, उनको बताया कि ये ब्रेन्स बिहाइंड द मास्टरमाइंड यही थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये स्टूडेंट्स की जिक्र आपने की है, ये आम छात्र हैं, जो मतलब जो बिल्कुल पहले जो थे वो कोटा रिफॉर्म मूवमेंट में थे, और उन्होंने शेख हसीना से ये इल्तिजा की थी कि कोटा जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया जाए, और 2018 में शेख हसीना ने उनकी मांग स्वीकार कर ली थी। तो जो छात्रों की कंप्लेंट थी वो शेख हसीना ने मान ली थी। और अब पिछले साल जून 2024 में जब हाई कोर्ट ने फिर इस मांग को खारिज कर दी और कहा कि नहीं, अब ये कोटा फिर से आएगा, तब ये कोटा रिफॉर्म मूवमेंट ने दोबारा अपनी मूवमेंट शुरू की। लेकिन शेख हसीना ने उनको कहा कि हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूँ, उधर मैं दोबारा ये इसको खारिज कर दूंगी और कोटा तब नहीं रहेंगे। इस बीच जो है, जो जमाते इस्लामी छात्र शिविर, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव रेडिकल मूवमेंट के इस्लामिस्ट ग्रुप से, उन्होंने ये सारे छात्र जो पहला आम छात्रों का आंदोलन था उन पे कब्जा कर लिया और वायलेंस पे उतर आए और बड़ी वायलेंस हुई। उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोटा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5% रखेंगे, बाकी बिल्कुल खारिज करेंगे, तब आम जनता ने कहा कि ठीक है, ये बात हमारे लिए ठीक है, अब हम शेख हसीना से बात करेंगे कि हमें और मांगे क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो वायलेंस जमाते इस्लामी ने अनलीश की सड़कों पे, उस वायलेंस की वजह से शेख हसीना को जाना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं जो छात्र आंदोलन आज हो रहा है, उन दो बातों पे है। एक है कि जो ये जिन लोगों को चोट आई थी, जो आम छात्र थे, कोटा रिफॉर्म मूवमेंट में थे, उनको चोट आई थी हॉस्पिटल में, उनकी देखभाल कर ली जाए। ये नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने में है, वो अभी तक मरीज पड़े वहीं हैं। दूसरी बात जो है, अलग अलग छात्रों के कंप्लेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, क्योंकि वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ठीक है वीना जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी चुनाव करवाइए, लेकिन ये कहते हैं कि हम अभी चुनाव नहीं करवाएंगे, और इनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि ये एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, छात्रों की पार्टी बनाना चाहते हैं। और पहले ये था कि जो बीएनपी है वो कहीं ना कहीं इनका समर्थन करती थी, लेकिन अब बीएनपी भी कहती है कि आप जल्दी चुनाव कराइए। हाल में एक जमात के नेता ने भी कह दिया कि आप जल्दी चुनाव करवाइए, लेकिन ये चुनाव की बात नहीं करते। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जब ये आए थे, और ये इंटरिम रिजीम जो होती है, इंटरिम सरकार जो होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, उनका मतलब सिर्फ होता है 90 दिन के लिए होती है वो सरकार। लॉ एंड ऑर्डर संभालना है और उसके बाद चुनाव करने हैं, फ्री एंड फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शंस करने हैं। लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल इंटरिम सरकार की तरह है ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, हम तो पहले सुधार करेंगे, और सुधार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेंगे। ये जो सुधार है, ये सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट का काम है, ये इलेक्टेड पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे मेजर सुधार करने के लिए। और लेकिन ये जो प्रोफेसर यूनुस की सरकार है, उन्होंने अपने आयोग बनाए हुए हैं कि ये करेंगे, और अब लोग जो हैं वो बिल्कुल असंतुष्ट हो रहे हैं इसके साथ भी, कह रहे हैं कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जो शेख हसीना के खिलाफ वो कहते थे कि वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं करा रही है, बिल्कुल बिल्कुल। वीना जी, अंतिम सवाल है, संक्षेप में थोड़ा सा बताइएगा कि अब हिंदुओं को लेकर के उनका थोड़ा सा जो बयानबाजी है वो बदली है, तो कहीं न कहीं ये एक तरह का दबाव क्या आपको दिखता है, जो भारत का दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव हिंदुओं को लेकर के आया? लेकिन साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता जितनी होनी चाहिए थी बांग्लादेश के हालात को लेकर के, उतनी नहीं है अभी। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चिंता जरूर बढ़ रही है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार तो अभी बनी है, 20 जनवरी को बनी है, उनमें भी काफी चिंता है। और आप देखेंगे कि बीबीसी ने भी ये बनाए हैं प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम दिखाने के लिए कि एक्चुअली माइनॉरिटीज पे बहुत अत्याचार हुआ है। और ये भी कहा है कि लेकिन आपकी बात सही है कि पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पूरा इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल झूठ है। जब हमारे विदेश सचिव वहां गए, विक्रम मिश्री वहां गए, उन्होंने उनको 9 दिसंबर को बिल्कुल साफ बताया कि देखिए हमें पता है, उन्होंने सबूत दिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कितने लोगों के घर जलाए गए, लिंचिंग्स, किलिंग्स, रेपिंग,
किलिंग्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, लोगों को खास इस्तीफा देना पड़ा हिंदुओं और माइनॉरिटीज को, तब उन्होंने थोड़ा सा माना है कि 80 इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन हमें पता है कि ये इंसिडेंट्स, अत्याचार जो है माइनॉरिटी पे आज तक जारी है और आज तक बिल्कुल जारी है और उनकी हालत बहुत ठीक खराब है वीना जी, बिल्कुल वक्त हमारा ख़त्म हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आइए अब हम आपको जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप और उनकी टीम से मुलाकात और गाजा युद्ध विराम के अगले चरण की बातचीत के लिए अमेरिका में है। इस बीच ईरान ने ट्रंप की गाजा योजना खारिज कर दी है। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए योजना को फिलिस्तीनियों की जाति सफाई के बराबर बताया है। ईरान ने कहा कि इसे किसी भी हाल में लागू करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापित की योजना का समर्थन करने के बजाय उनके पुनर्निर्माण में मदद की अपील की है। इस बीच नेतन्याहू ने अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया है। इजरायली पीएम ने कहा है कि इस मुलाकात में ट्रंप के साथ सऊदी अरब से रिश्ते सामान्य करने को लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं शांति के दायरे को बढ़ाने पर बात करूंगा और ताकत के बल पर शांति हासिल करने का प्रयास करूंगा। उधर पिछले दिनों कतर के प्रधानमंत्री के पहली बार किसी इजरायली चैनल को दिए गए इंटरव्यू पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कहीं कतर भी इजरायल के करीब तो नहीं आ रहा है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ताइवान को अपना दूतावास राजधानी प्रिटोरिया के बाहर स्थानांतरित करने के लिए मार्च के अंत तक की समय सीमा दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इस कदम के लिए चीनी दबाव को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने 1997 में ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे और चीन के साथ बहुत करीबी संबंध बनाए रखे। दक्षिण सूडान के दक्षिण पूर्वी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने पशु शिविरों पर हमला कर कम से कम 35 लोगों की हत्या कर दी और 46 लोगों को घायल कर दिया। दरअसल दक्षिण सूडान में दुर्लभ संसाधनों के लिए जाति समुदाय के बीच इस तरह की हिंसा देखी जाती रही है। इस हिंसा का असर संसाधनों के दोहन के लिए उपयोग होने वाले जानवरों के कैंप पर भी देखा जाता रहा है। पूर्वोत्तर केन्या में अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह से जुड़े संदिग्ध बंदूकधारियों ने 5 सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर लिया। यह घटना मंडेरा काउंटी में हुई, जब 5 ग्राम प्रधान सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिकारी एलवॉग शहर की ओर जा रहे थे। यूक्रेन ने सोमवार को दक्षिण रूस पर भीषण हमला किया। इस कारण एक बड़ी तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट में आग लग गई। वहीं वोल्गा से कॉकेसस पर्वत की ओर जाने वाली हवाई सेवाएं भी बाधित रहीं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के एक वरिष्ठ रूसी समर्थक अर्धसैनिक कमांडर की मॉस्को में बम विस्फोट में मौत हो गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने रूस द्वारा पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों की कथित फांसी की घटनाओं में तेज वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। जॉर्जिया में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शकों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। पुलिस ने रविवार देर रात 2 विपक्षी नेताओं समेत कई सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ जॉर्जिया ड्रीम पार्टी पर चुनाव धोखाधड़ी के बाद सत्ता में आने और रूस समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं।